हसनपुर नाम के एक शहर में मनोज अपने परिवार के साथ रहता था। मनोज के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। हर रोज वही कहानी, न टाइम है न बात करने का वक्त। अरे अभी आया हूँ ऑफिस से, थोड़ा सुकून तो लेने दो यार। तुम्हें सुकून चाहिए? मुझे तो हर दिन अकेले रहना पड़ता है। अकेले कहाँ, मम्मी पापा है, बच्चे हैं, नौकर है, सब तो है। पर पति कहाँ है? वो तो सबसे जरूरी होता है। तुम जानती हो कितना बड़ा बिजनेस है, इतना आसान नहीं है सब संभालना। अरे मैं क्या करूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आती तुम्हारी दुनिया। देखो मैं बस इतना कह रहा हूं कि अभी प्रेशर बहुत है। मुझे तो अब तुम्हारा टाइम मिलना ही मुश्किल लगता है। ट्राई तो करता हूं ना, पर क्या करूं, हर दिन नए प्रोजेक्ट, नई मीटिंग्स। और मेरे लिए टाइम? बोल दिया ना, देख रहा हूं, सब बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तुम्हारी कोशिशों में मैं तो कहीं हुई ही नहीं। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? तुम्हारे लिए तो सब कर रहा हूं मैं घर में हूं, पर तुम बाहर वालों के लिए जी रहे हो। तो बाहर का काम भी तो जरूरी है, EMI, स्टाफ, सैलरी, बच्चों की स्कूल फीस, ये सब मैं नहीं समझती हूँ क्या? तो तुम्हें समझाने की कोशिश ही तो कर रहा हूं मैं। समझाना नहीं है, निभाना चाहिए। अरे निभा तो रहा हूं मैं। रिश्ते सिर्फ पैसों से नहीं चलते। तो क्या करूं, बिजनेस छोड़ दूं? अरे थोड़ा सा वक्त मांगती हूँ, और क्या मांगती हूँ मैं? मुझे भी तकलीफ होती है दूर रहकर, पर क्या करूं सोनम, मजबूरी है। मजबूरी नहीं है, आदत बन गई है तुम्हारी। देखो तुम्हारी नाराजगी वाजिब है, लेकिन मेरी हालत के बारे में भी तो सोचो थोड़ा। मैं हमेशा सोचती हूँ, अब तुम तो सोचो कभी। सोनम मुंह फेर कर सो जाती है, सोफे पर देखती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। देखो सोनम, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें टाइम दूंगा। वादा तो पहले भी किया था, पर फिर भूल गए ना। तभी मनोज का फोन बजता है। मनोज के ऑफिस से कॉल था। हाँ सर, बस निकल रहा हूँ। देखा, फिर वही ऑफिस। प्लीज समझो यार, ये कॉल जरूरी है। मनोज तेजी से तैयार होकर बाहर जाने लगता है। सोनम मन ही मन दुखी हो जाती है। जाओ, जैसे रोज जाते हो। शाम को जल्दी आ जाऊंगा, पक्का, वादा। जाओ, अब कहने से कुछ नहीं होने वाला। मनोज बाहर चला जाता है। सोनम चुपचाप बैठ जाती है और एक गहरी सांस भरती है। तभी सोनम की दोस्त प्रिया का कॉल आता है। हेलो मैडम, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। चलना, आज किटी पार्टी है, मिस मत करना। नहीं यार, मूड नहीं है मेरा। अरे ताजा हवा खाएगी, अच्छा लगेगा। ठीक है, टाइम बता दो। 4 बजे मेरे घर। और हाँ, किटी का अमाउंट है 6000। ओके, मैं आ जाऊंगी। सोनम तैयार होकर प्रिया के घर किटी पार्टी में शामिल होने के लिए चली जाती है। आ गई मेरी जान। तेरा तो घर और भी सुंदर हो गया यार। प्रिया के तो हर महीने नया डेकोर होता है। बात है लाइफस्टाइल की। देख सोनम, ये मेरा नया शैनल बैग पेरिस से आया है। वाओ, बहुत सुंदर है, बहुत क्लासी है। और ये देख, मेरे नए डायमंड इयररिंग्स, प्योर सॉलिटेयर है। सोच रही हूँ नेक पीस भी मैचिंग बनवा लूं। तू तो रॉयल बन गई काजल। हस्बैंड प्यार करे तो सब मुमकिन है यार। वैसे मेरे लिए भी मनोज ने एक सरप्राइज दिया है। ओह, क्या? बता। एक नई कार और एक डायमंड सेट। वाह सोनम, तेरी तो मौज है। कौन सी कार ली? ऑडी, सफेद रंग की। कब थी? बस 2 दिन पहले प्री बुकिंग की है। और डायमंड सेट? वो भी बहुत प्यारा डिजाइन है, ऑर्डर दिया है। हमें दिखाए बिना रख लिया तूने। अरे अगली किटी में दोनों के साथ आऊंगी बस। तो अगली किटी तेरे घर पर। पक्का, इस बार मैं होस्ट करूंगी। और हम तेरी कार में घूमेंगे। डन। ऐसे मनोज जी तो बहुत रोमांटिक निकले। और हम सोचते थे सिर्फ बिजनेस पे बिजी रहते हैं। हाँ, मतलब कभी कभी वक्त निकाल लेते हैं। पर प्यार दिखाना जरूरी होता है, जैसे हमारे पतियों ने किया। सही कहा, जब तक औरत को फील ना हो प्यार का, सब अधूरा है। हाँ, सही कह रहे हो तुम लोग। किटी खत्म होती है, सभी बाहर निकलते हैं। सोनम अपने घर की तरफ निकल जाती है। इधर पैसों की चमक दमक देखकर पड़ोसी भी मनोज की माँ चित्रा से ही अक्सर सलाह लिया करते थे। किशन अपने काम को लेकर राजन और चित्रा के पास पहुंचता है। नमस्ते चाचा चाची, जरा एक सलाह चाहिए थी। अरे किशन, आप बैठ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बस एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात है, क्या करने का प्लान है? एक जनरल स्टोर खोलना है गली के मोड़ पर।
ला जी, ये तो काम का काम है। लोकेशन देख ले। हाँ जी, पर किराया थोड़ा ज्यादा है। किराया फिक्स करवा लो पहले, बिना उसके आगे मत बढ़ो। और सप्लायर से पहले बात कर लेना, क्रेडिट पे माल मिलेगा। बस इसी में तो फंसा हूँ, कैश थोड़ा कम है। अरे तो शुरुआत छोटी रखो, धीरे धीरे बढ़ाओ। बिल्कुल, पहले जरूरी चीजों से शुरू करो। मैं सोच रहा हूँ रोज की चीजें, तेल, साबुन, दालें। सही है, मोहल्ले की जरूरतें ही ध्यान में रखो। बिजनेस में जरूरत समझना ही सबसे बड़ा हुनर है। मनोज भैया से मिल लूं क्या एक बार? जरूर, अरे वो तो खुद सब संभालता है, सही राय देगा। लेकिन याद रखना, मेहनत तुम्हारी होनी चाहिए। जी चाचा जी, मैं दिन रात एक कर दूंगा। अरे तो फिर डर कैसा, हिम्मत से काम लो। कभी भी मदद चाहिए हो तो बेझिझक आ जाना। आप दोनों का आशीर्वाद है तो सब ठीक रहेगा। हमेशा बस ईमानदारी से काम करना। जी चाची, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चाय पिएगा? नहीं चाचा, आज निकलता हूँ, फिर आऊंगा। जैसी तेरी मर्जी, शुभकामनाएं बेटा। नमस्ते। इधर सोनम की दोस्तें फिर से किटी पार्टी के लिए फोन करती हैं। उनकी बातों से सोनम परेशान हो जाती है और मनोज के घर आने का इंतजार करने लगती है। क्या हुआ सोनम, ऐसे परेशान क्यों हो? तुमसे बात करनी है अभी। हाँ बोलो, सब ठीक तो है ना? मुझे एक व्हाइट ऑडी और डायमंड सेट चाहिए। क्या अभी? हाँ, अभी इसी हफ्ते। सोनम, इतनी बड़ी डिमांड एकदम से? सबके पास है तो मैं क्यों पीछे रहूं? देखो मैं समझता हूँ, पर ये चीजें सस्ती नहीं होती। तुम बड़े बिजनेसमैन हो ना, तो क्या मुश्किल है तुम्हारे लिए? तो सारी सेविंग्स इसमें लग जाएगी। तो लगा दो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बिजनेस फंड भी तो जरूरी है, हर वक्त कैश फ्लो बनाए रखना पड़ता है। मुझे तुम्हारे बही खाते से कोई मतलब नहीं है। ऐसी बातें मत करो सोनम, देखो मैं सब कुछ सोच समझ कर चलता हूँ। तुम्हारे लिए बिजनेस जरूरी है और मेरे लिए इज्जत। इज्जत सिर्फ चीजों से नहीं आती सोनम। तुम्हें नहीं समझ में आएगा। मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? तुम्हारे दोस्त मेरे बजट से ऊपर क्यों है? अगर तुम नहीं दे सकते तो मैं अपने पापा से ले लूंगी। ये क्या कह रही हो? सच, मेरे पापा देने को तैयार रहते हैं। तो फिर मेरी जरूरत ही क्या है? मैं बस चाहती हूँ कि तुम भी उतना ही दोगे जितना बाकी देते हैं। ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें सब। सच? हाँ। एक हफ्ते के अंदर? हाँ, एक हफ्ते के अंदर। मनोज की आंखों में ठेस थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी सारी इमरजेंसी सेविंग्स तोड़ दी। बिजनेस की रिस्क में भी वो उतर गया, सिर्फ सोनम की मुस्कान के लिए। अगले दिन सुबह घर के बाहर एक नई चमचमाती सफेद ऑडी आकर रुकती है। ये मेरी है? हाँ, तुम्हारी। और डायमंड सेट? बेडरूम में रखा है, जाकर देख लो। सोनम खुशी से दौड़कर अंदर जाती है। अंदर जाकर वो खूबसूरत बॉक्स खोलती है। उसमें चमकदार डायमंड ज्वेलरी थी। इतना खर्च? हाँ, बस तुम्हारे लिए। इतना खर्च कैसे कर लिया? क्योंकि तुम्हारे लहजे में मेरा प्यार हार गया था। मैं बस। अब जो भी हो, मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। थैंक यू मनोज। सोनम की किटी पार्टी शानदार ढंग से चल रही थी। वो दोस्तों के बीच कार और डायमंड सेट का खूब शो ऑफ कर रही थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक तूफान आने वाला था जिसकी किसी को भी भनक नहीं थी। अरे तुम ऐसे चुपचाप क्यों हो? सोनम, सब बर्बाद हो गया। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? बिजनेस डूब गया पापा, बहुत बड़ा लॉस हो गया। क्या मतलब डूब गया? जो कमाया था सब चला गया। हे भगवान, एकदम से कैसे? क्लाइंट्स ने पेमेंट रोकी, सप्लायर्स ने माल उठवा लिया। अरे पर फंड तो था ना संभाले को। इमरजेंसी फंड भी खत्म हो चुका है। तुमने तो कहा था सब मैनेज हो जाएगा। मैंने कोशिश की थी, लेकिन हालात हाथ से निकल गए। अब क्या होगा बेटा? कुछ न कुछ रास्ता तो निकालना ही होगा। अब क्या? हम क्या करेंगे? मैं सोच रहा हूँ थोड़ा वक्त लेकर कुछ नया शुरू करूं। पर तब तक घर का खर्चा कैसे चलेगा बेटा? कर्ज में मत फंस जाना। नहीं, अब मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। हालात ऐसे थे कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था।
सिर्फ भगवान का भरोसा था कि वो किसी और रास्ते से मदद भेजेगा। ठीक उसी वक्त राज घर के दरवाजे पर आता है। भाई साहब घर में हो? हाँ हाँ राज, अंदर आ जा। सुनकर बुरा मत मानिएगा, पर कुछ कहना था। बिल्कुल कहो ना राज, आजकल तो सलाह ही सब कुछ है। मेरे जान पहचानने वाले को एक ट्रस्टेड ड्राइवर की जरूरत है। ड्राइवर? हाँ चाची, अपनी ही कार से, पर टैक्सी जैसा काम। मतलब अपनी कार से पैसे कमाने का काम? हाँ, दिन के हिसाब से अच्छा कमीशन देता है वो। मैं कर सकता हूँ क्या काम? क्यों नहीं, पढ़े लिखे हो, भरोसेमंद हो। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता बेटा। कम से कम घर का खर्चा तो निकलेगा। तुम सच में करोगी ये काम? हाँ सोनम, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस और आधार रेडी रखना, मैं बात करवा देता हूँ। हाँ राज, प्लीज करवा दो यार। भगवान तेरे साथ है बेटा। तू मेहनती है, फिर से खड़ा होगा। शुरुआत भले छोटी हो, मंजिल बड़ी होगी। अब दिखावे से नहीं, सच्चाई से जीना है। सब अपने मन को किसी न किसी तरह से समझा लेते हैं, पर सोनम के लिए ये बदलाव आसान नहीं था। एक दिन वो बाजार से लौट रही थी, तभी उसकी दोनों खास दोस्त रास्ते में मिल गई। अरे सोनम, कहाँ गायब हो गई थी? अब तो अपनी ही दुनिया में खो गई है लगता है। बस थोड़ा बिजी थी। सुना है तुम्हारा पति अब टैक्सी चलाता है? ओह माय गॉड, सच है क्या? हाँ, अभी कुछ दिनों से। तो वो ड्राइवर बन गया? भाई हम तो छोटे लोगों से दोस्ती नहीं रखते। तू अब हमारे लेवल की नहीं रही सोनम। अब तुझे किटी में बुलाएंगे तो हमारी शान घटेगी। सोनम चुप रही, लेकिन उसका दिल अंदर से टूट चुका था। बिना कुछ कहे वो सीधा घर लौट आई। रात होती है और मनोज घर में दाखिल होता है। मनोज, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। आज मेरी दोस्ती मेरा मजाक उड़ा रही थी। क्यों? क्योंकि तुम टैक्सी चलाते हो और उन्हें मेरी मेहनत नजर नहीं आती। उनके लिए तुम सिर्फ एक ड्राइवर हो। अरे तुम मत रखो उनसे रिश्ता जो इज्जत ना करे। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? नहीं, अब नहीं। मैंने खुद को चुना है, दिखावे को नहीं। तुम बदल गए हो मनोज। हाँ, क्योंकि अब मैं खुद से नजरें नहीं चुराता। अरे पर दुनिया क्या सोचेगी? दुनिया क्या सोचती है, इससे पेट नहीं भरता। इस बार मनोज नहीं झुकता, क्योंकि उसने समझ लिया था कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। मगर हालात बिगड़ते जा रहे थे। बिजली का बिल बकाया, राशन अधूरा और घर की हवा भारी होने लगी थी। एक दिन सबसे वफादार रामू काका भी टूट गए। 2 महीने से 1 रुपया नहीं मिला, अब और नहीं होगा मुझसे। रामू, थोड़ा और सब्र कर ले। भैया जी, सब्र से पेट नहीं भरता। देख भाई, हम लोग भी मुश्किल में हैं। मुश्किल समझता हूँ बाबूजी, पर क्या मैं बस नौकर हूँ इंसान ने? काका, मैं जल्द ही कुछ करता हूँ, पक्का। कब बेटा? अब तो आस ही टूट गई। अरे तू तो हमारे साथ बचपन से है। हाँ, पर अब हालात बदल गए हैं। ये घर आप ही से तो चलता था। तो अब घर आप संभालो अपने हिसाब से बाबूजी। काका, इस तरह छोड़ के मत जाओ। बेटा, जब हैसियत ना हो ना तो नौकर नहीं रखे जाते। इतना कहकर रामू काका झोला उठाकर चल पड़ते हैं। पहली बार इस घर के लोगों को अजीब महसूस होता है। मनोज, अब क्या करेंगे? एक एक चीज खुद करनी पड़ेगी। अब कर लेंगे पापा, जब तक दम है, हिम्मत है। मनोज ने हालात से लड़ने की ठान ली थी। अब उसका साथ देने के लिए उसके मासूम बच्चे भी तैयार थे। छोटे दिल, लेकिन सोच बड़ी थी उनकी। सोनी, मम्मी आज फिर चुप थी। पापा भी बहुत थके लग रहे थे। तूने अपनी गुल्लक संभाल कर रखी है ना? हाँ भैया, 5,000 रुपए तो है उसपे। मेरे पास 3,000 है, स्कूल वाले पैसे से बचा है। हम पापा को देंगे ना? हाँ, अब हम बाहर की टॉफी भी नहीं लेंगे और रात को दूध भी नहीं लेंगे, ताकि बचत हो। छोटी सी उम्र में बच्चे भी समझदारी दिखाने लगे थे। रात को मनोज थका हारा आता है, बच्चे उसके पास गुल्लक लेकर जाते हैं। पापा, ये आपकी मदद के लिए है। हमने सेविंग की है, हमें भी आपकी तरह बनना है। बच्चों, तुमने तो मेरा दिन बना दिया।
मनोज को समझ में आ गया था कि उसके बच्चे ही उसकी असली दौलत है। तानों और ठोकरों के बावजूद उसने हार नहीं मानी। अब उसके पास 2 टैक्सियां, एक छोटा घर और इज्जत भरी मिडिल क्लास जिंदगी थी। पर सोनम को तो अब भी अमीरी की चकाचौंध चाहिए थी। मनोज, ये कैसी जिंदगी है? न पार्टी, न शॉपिंग, न स्टेटस। सोनम, अब हमारे पास स्थिरता है, सुख है, परिवार है। नहीं चाहिए मुझे ये मिडिल क्लास वाली जिंदगी। मैंने ये सब बहुत मेहनत से पाया है सोनम। तुम्हारी मेहनत से मुझे क्या? मैं तो अब भी वही पुराने दिन चाहती हूँ। सोनम देखो, अब हमारे पास 2 टैक्सियां हैं, अपना घर है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। पर वो सब नहीं है ना जो मेरी सहेलियों के पास है। तो क्या सब कुछ दिखावे के लिए ही जरूरी है? अरे मैं भी तो चाहती हूँ कि लोग मुझसे जले, मेरी तारीफ करें। तारीफों से पेट नहीं भरता सोनम, घर चलाना होता है। बच्चे ये बहस सुन रहे थे। उन्होंने पिता का पक्ष लिया। मम्मी, पापा ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। हाँ मम्मी, हम खुश हैं इस जिंदगी से। तुम लोग बच्चे हो, तुम्हें क्या पता? हम समझते हैं मम्मी, पापा की मेहनत की कदर करते हैं। हमें पापा पर गर्व है। आपको भी गर्व होना चाहिए मम्मी। सोनम अपनी जिद पर अड़ी रही। समझाने के बाद भी उसका दिल नहीं बदला। हालात बिगड़ते देख चित्रा ने उसे प्यार और अनुभव से समझाने का फैसला किया ताकि परिवार फिर से एकजुट हो सके। सोनम, पहले तुम्हें मनोज का समय चाहिए था, फिर चीजें, और अब जब सब है तो फिर असंतुष्टि क्यों? माँ जी, मैं बस वो चाहती हूँ जो मेरी सहेलियों के पास है। बेटा, जीवन में सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। पर माँ जी, पहले समय चाहिए था, फिर चीजें। अब समय है तो चीजों की कमी क्यों महसूस होती है? माँ जी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो तुम्हें समझना होगा सोनम। समय, सुख और सच्चे रिश्ते, यही असली अमीरी है। पर अब कोई मुझसे दोस्ती नहीं रखता, किटी पार्टी में भी नहीं बुलाता। अरे तो उनकी जरूरत क्या है बेटा, जब पूरा परिवार साथ है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, समय है, सुख है। इस पल को खुशी से जियो। पर अब मुझे कोई अपनी दोस्त भी तो नहीं मानता। क्या तुम सच में उन लोगों के लिए दुखी हो रही हो जो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी चीजों से तौलते हैं? जी माँ जी, बात शायद समझ में आ रही है। मैं बहक गई थी। सोनम को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर सोनम मनोज और बच्चों से माफी मांगती है। मनोज, बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाई थी। कोई बात नहीं सोनम, अब हम सब साथ हैं। हमेशा साथ रहेंगे मम्मा। हाँ मम्मी, हम सब खुश हैं। अब मैं भी अपनी जिंदगी को दिल से स्वीकार करती हूँ। बस यही तो चाहिए था, साथ और समझदारी। अब पूरा परिवार एक साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। संघर्षों के बाद मिली ये खुशी सबके लिए अनमोल थी। सच कहा गया है, पैसा आता जाता है, पर जो रिश्ते साथ खड़े हो वही असली दौलत होते हैं। खाना और बदहजमी, इनका तो चूली दामन का साथ होता है। जरा सा खान पान बिगड़ा नहीं कि तुरंत बदहजमी हो जाती है। लेकिन क्या वर्मा खानदान में लोग अपने खान पान की आदतें सुधार पाएंगे? आइए देखते हैं। अरे बहू जल्दी आ। हे भगवान, ऐसा लग रहा है गले में आग लग गई। सास की चिल्लाने की आवाज सुनकर बहू कीर्ति दौड़ते हुए शांति के पास आती है। क्या हो गया माँ जी? आप बहुत परेशान नजर आ रही है, क्यों हल्ला कर रही हैं? सब ठीक तो है ना? अरे बहू जल्दी से ठंडा पानी लेकर आ। हे भगवान, ये बदहजमी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? कुछ भी खा लो, लगता है हजम ही नहीं होता। सुबह खट्टी डकारे आ रही है और अब ये बार बार गले में इतनी तेज जलन हो रही है, लग रहा है जैसे किसी ने आग लगा दी हो। अभी लेकर आई माँ जी। बहू रसोई में जाती है और सास के लिए एक गिलास पानी लेकर आती है। लीजिए माँ जी, इसमें मैंने थोड़ा नींबू भी डाल दिया है, आपको आराम मिलेगा। एक बात बताइए, जब आपको हैवी खाना हजम नहीं होता तो फिर रात के समय इतना हैवी खाना क्यों खाते हैं हम लोग? इस हिसाब से तो फिर मुझे खाना ही छोड़ना पड़ेगा। भूखे पेट भी तो भजन नहीं होता बेटा। अब तू ही बता मैं क्या करूं? या बदहजमी अपनी जगह है और पेट की भूख अपनी जगह। सास की बातों के आगे कीर्ति निशब्द हो गई थी, इसलिए वो चुपचाप जाकर अपने कामों में लग जाती है। अगले दिन, बेटा कीर्ति, आज ऐसा कर, तू शाही पनीर और मलाई कोफ्ते बना ले और साथ में बटर नान, मजा ही आ जाएगा खाकर। मम्मी जी, कढ़ाई पनीर और मलाई कोफ्ता? आपको ऐसी बातें सोचने से भी घबराहट नहीं होती क्या? कल आधी रात तक आप हाय हाय कर रही थी और आज फिर फरमाइश शुरू कर दी। मैं तो कहती हूँ छोड़ दीजिए ये सब शाही खाना।
मूंग की दाल की खिचड़ी बना देती हूँ आपके लिए, आपको इस उम्र में वही सब हजम होगा। अरे हट, खिचड़ी भी कोई खाने की चीज है? ठीक है, कल थोड़ा सा मुझे बदहजमी हो गई थी, लेकिन हर बार खाना खाने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ जाए ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है। और मुझे ऐसा लग रहा है गलती ना मेरी थी, मैं बिना खाना खाने के बाद आलस के मारे बिस्तर पर जाकर लेट गई। आज तो खाने के बाद कॉलोनी में 3 चक्कर लगाऊंगी, सब हजम हो जाएगा। तो बेफिक्र होकर बना ले जा। आपको देखना चाहिए, आपके मम्मी पापा की उम्र हो रही है, एक तो गर्मी इतनी है कि हल्का खाना भी हजम नहीं होता, ऊपर से मम्मी जी मलाई कोफ्ता और शाही पनीर बनाने की बात कर रही है। अरे यार बना दो ना जो मम्मी बनाने के लिए कह रही है, उनको हजम हो जाएगा तभी तो इतना कॉन्फिडेंस दिखा रही है वो। और कभी कभार सबको अपच हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मम्मी की उम्र हो गई है। पहले खेतों में 8-8 घंटे काम किया करती थी, ऐसे कौन से 70 साल की हो गई है मम्मी, बस अभी 55 की तो है। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तूने, मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरी लुगाई हम सबको आज खिचड़ी खिलाकर खिसकने के चक्कर में है, इसीलिए बातें बना रही है। अरे बहू तू जा ना, जाकर खाने की तैयारी में लग। मलाई कोफ्ता और शाही पनीर ऐसे ही बातें बनाने से नहीं बन जाएगा, टाइम लगता है। और हाँ, क्रीम डालने में कोई कंजूसी मत करना, मलाई कोफ्ते में मलाई ना हो तो वो काहे का मलाई कोफ्ता। ठीक है माँ जी, अगर ऐसी बात है ना कि आपको मलाई कोफ्ता ही खाना है तो कम से कम दिन में खाइएगा, हजम होने के लिए थोड़ा समय तो मिले। अभी मुझे खाना बनाने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, डिनर करते करते सबको 9:30 बज जाएंगे, खाना खाने के बाद 10 बजे तक आप लेट जाएंगी, बस तभी तो आपको ये गैस, एसिडिटी, बदहजमी की समस्या होती है। ठीक है, आपको मलाई कोफ्ता खाना है तो कल दोपहर में बना दूंगी, पक्का प्रॉमिस। अपनी सास के साथ बहस करके तू अपना ही समय खराब कर रही है। मैं नहीं जीत पाया तो क्या खाक जीतेगी बेटा, जा अपने काम में लग जा। और वैसे भी अब तेरी सास ने मलाई कोफ्ते का नाम ले दिया है तो अब खाए बिना हमसे संतोष नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे ससुर जी। और एक बात सुनो, दिन में मलाई कोफ्ता इसलिए नहीं बनवा रही हूँ कि दिन में कौन सा सब लोग एक साथ बैठकर लंच कर पाते हैं। एक रात में तो समय मिलता है जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के साथ 2 रोटी एक्स्ट्रा खा सकते हैं, सब लोग गर्मा गर्म खाना खा सके, इसके लिए तो मैं ऐसा खाना रात में बनवाती हूँ। ये लो, मैं यहाँ सबकी सेहत के बारे में सोच रही हूँ और यहाँ पूरा परिवार मिलकर मुझे ही ज्ञान दे रहा है। ठीक है भाई, खूब खाओ मलाई कोफ्ता। और अगर रात में माँ जी ने हाय तौबा मचाई ना तो मैं नहीं आने वाली। गलत खान पान खुद रखते और उसके बाद हाय हाय करके आधी रात तक नींद मेरी खराब करते हैं। कीर्ति रसोई में जाती है और उसके बाद सबके बताए अनुसार मलाई कोफ्ता, शाही पनीर और नान बनाने लगती है डाइनिंग टेबल पर। अरे बहू, इतना स्वादिष्ट खाना बना है कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। ऐसा करो, मेरे लिए एक नान और ले आओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे ससुर जी, आज तो मलाई कोफ्ता इतना अच्छा बना है कि मेरा बस चले ना तो पूरा का पूरा मैं ही चट कर जाऊं। अरे मम्मी रहने दो, पूरा का पूरा आप चट कर जाओगी तो हम सब क्या करेंगे। तुम ना सबके लिए एक एक नान और बना दो कीर्ति, अभी किसी का मन नहीं भरा है, सब लोग खा लेंगे। लेकिन मम्मी जी, आप लोग पहले ही ओवर ईटिंग कर चुके हैं, इतनी गर्मी हो रही है, रात में फिर परेशान हो जाओगे। बहू तेरी ये बात ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब सब खाना खा रहे हैं तो क्या आधा पेट ही खाकर खड़े हो जाए। तुझे तो खुश होना चाहिए कि सब लोग तेरे बने खाने की तारीफ कर रहे हैं और पेट भरकर खाना खा रहे हैं। तो माँ जी, मैंने कब कहा कि मुझे खुशी नहीं है, लेकिन आप लोगों की सेहत के बारे में सोचना भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। खैर, कीर्ति की बातों को न आज तक कभी किसी ने ध्यान से सुना था, न आज किसी ने सुना। दादा दादी पिताजी को ओवर ईटिंग करते देख कीर्ति के बेटे अंश ने भी एक नान एक्स्ट्रा खा ली थी। माँ जी, आपने कहा था ना आज से आप खाने के बाद वॉक पर जाएंगी। ऐसा करिए, जब तक मैं बर्तन धो रही हूँ आप सब लोग वॉक कराइए, बहुत ओवर ईटिंग कर ली आज सबने। अरे बहू, तुम वॉक करने की बात कर रही हो, मैंने तो इतना खा लिया है कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं तो कहती हूँ कोई मुझे मेरे बिस्तर तक छोड़ दे, अब तो बिस्तर के आगे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हे भगवान। मम्मी जी पापा जी तो अपने कमरे में आराम करने जा रहे हैं, लेकिन कम से कम आप तो कुछ देर वॉक कर ही सकते हैं, या आपसे भी हिला नहीं जा रहा है। अरे नहीं कीर्ति, मैं अपने रूम में ही ठीक हूँ, तब तक तुम बर्तन धो लो, फिर साथ में वॉक करने चलेंगे। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, अकेले वॉक करने से मुझे बोरियत हो जाती है। ठीक है, मैं किचन साफ करके बर्तन वगैरह धोकर आती हूँ, आप तक वेट कर लो। आयुष और उसके पापा बेडरूम में जाकर बिस्तर पर पसर गए थे और दूसरी तरफ कीर्ति रसोई की साफ सफाई, बर्तन वगैरह में जुट गई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद जब वो सारा काम खत्म करके अपने कमरे में पहुंची तो देखा कि अंगद और आयुष दोनों सो चुके हैं। ये लो, हो गई इनकी वॉक। पता नहीं कैसे आलसी लोग हैं, अपनी सेहत की कोई परवाह ही नहीं है इन लोगों को। बस ठूस ठूस के खाना और बिस्तर पर पड़े रहना, यही 2 काम आते हैं। कोई अकल की बात सिखाए तो वो दुश्मन है सबका।
गुस्से में बड़बड़ाते हुए कीर्ति भी कमरे की लाइट ऑफ करती है और बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। अभी उसे बिस्तर पर लेटे कुछ ही देर हुई थी कि उसे धमाके की आवाज सुनाई देती है और पूरा कमरा गंदी बदबू से महकने लगता है। इतनी गंदी बदबू आ रही है, बेहिसाब खाएंगे तो पेट में जाकर खाना सड़ेगा ही ना। रोज का काम है, रात के 10 बजे डिनर करेंगे और फिर पूरी रात ये बदबू भरे गोले छोड़ते रहेंगे। हर 5 मिनट में अंगद गोले दाग रहा था, जिसकी वजह से कीर्ति की नींद उड़ गई थी। उसका पारा 7वें आसमान को छू रहा था। तभी बेटा अंश उठकर बैठ जाता है। मम्मा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे बेटा क्या हो गया? अच्छा रुको, मैं तुम्हें पेट दर्द की दवा देती हूँ। हाँ नहीं मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इतना कहते कहते अंश कमरे में ही उल्टी कर देता है। ये तो होना ही था, मैं जानती थी, इसीलिए मना कर रही थी कि इतनी रात के समय इतना हैवी खाना मत खाइए, मत खाइए। ऊपर से माँ जी है, मलाई कोफ्ता में भर भर के मलाई डालना, शाही पनीर में काजू और क्रीम कम नहीं होना चाहिए। खूब खाओ, क्रीम नुकसान तो करेगा ही। गर्मी के मौसम में लोग घिया तोरी खाते हैं और हमारे घर के लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आधी रात को बेटे के कपड़े बदलवाकर, कमरे की सफाई करके और अंश को दवाई खिलाकर सुलाते सुलाते कीर्ति को 1 बज गया। वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए कीर्ति जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलती है तो देखती है सासू माँ के कमरे से भी हाय 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 की आवाजें सुनाई दे रही है। मम्मी जी क्या हो गया, क्यों हाय हाय कर रही हैं आप, ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटा, आज तो इतनी एसिडिटी हो रही है, बेचैनी के मारे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आ रही। खट्टे डकारों ने जीना मुश्किल कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करो बहू, तो ये कोई दवा पिला दे। माँ जी आपको दवा की नहीं, परहेज की जरूरत है। अरे ऐसा भी क्या शौक है आप लोगों का कि खाना देखकर आप लोग अपनी सेहत की भी चिंता नहीं करते? किसी और की ना सही, अपनी चिंता तो आदमी को होनी चाहिए ना। अरे बहू, दवा के बजाय तानों से इलाज करेगी क्या मेरा? गैस का गोला बनकर उड़ जाऊंगी, कुछ कर जल्दी से। जा रही हूँ माँ जी, इनो लाती हूँ, पी लीजिए, थोड़ा बहुत आराम तो मिल ही जाएगा। पहले पति अंगद, उसके बाद बेटा अंश और अब सास की हालत देखकर कीर्ति मन ही मन सोच लेती है कि ये लोग तो सुधरने से रहे हैं, अब उसे ही कुछ सख्ती करनी पड़ेगी, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। अगले दिन शाम को, अरे बहू अभी तो 7 बज रहे हैं, अभी से क्या खटर पटर करने लगी रसोई में? तेरे बाबूजी और अंगद ऑफिस से आ जाए, उनसे पूछ कर खाना बनाना। माँ जी उनसे पूछने के चक्कर में रोज खाना लेट होता है, 10 बजे खाकर आप लोग सीधा सोने जाते हो, इसलिए मैंने सोच लिया आज से 8 बजे तक सबको डिनर खत्म करना है, ताकि सोने से पहले 2 घंटे का समय तो मिले। अरे बहू कैसी बेतुकी बातें कर रही है, ऐसे ही कुछ भी बनाकर रखने की क्या जरूरत है? इतने साल हो गए तेरी शादी को, आज तक किसी ने खाया ऐसा खाना जो आज खा लेंगे? रात में हमारे यहाँ सबका मनपसंद खाना बनता है और उसके लिए अभी तुझे थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। नहीं माँ जी, आज तक इस घर में जो हो रहा था वो गलत था। मैंने डाइटिशियन से बात की है, उससे घर में सबकी सेहत के लिए कुछ बातें बताई हैं और अब से वो आप सबको फॉलो करनी होगी। मैं तो फिर भी 8 बजे डिनर करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन डाइटिशियन ने तो कहा है कि शाम को 7 बजे तक डिनर हो जाना चाहिए। उसके बाद खाना खाने से गैस, एसिडिटी और तमाम तरह की परेशानियां पैदा होती है। और भूल जाइए वो दिन जो हमारे घर में रोज रोज दाल मखनी, शाही पनीर बनता था। अब घर में वही बनेगा जो मैं चाहूंगी। सबको रात के समय हल्का खाना ही खाना है ताकि पेट को थोड़ा आराम मिले, और ये जो रोज रोज आपकी बदहजमी की समस्या है ना, वो भी ठीक हो जाए। अपने बारे में ना सही, कम से कम उस छोटे से बच्चे के बारे में तो सोचिए आप लोग। कल आधी रात तक पेट दर्द से वो परेशान था। इतना ही नहीं, एक उल्टी भी की उसने। आप लोगों के गलत शौक के चक्कर में अपने बेटे की सेहत तो नहीं मैं बिगाड़ सकती। रोज रोज मैदा के बने भटूरे और नान खाना कोई समझदारी होती है क्या? अरे देखो तो कल की लड़की हमें पाठ पढ़ा रही है। बनाओ जो बनाना है, हम तो तुम्हारी घास फूस खाने से रहे। माँ जी खाना तो आपको यही खाना पड़ेगा, वरना आप अपने लिए अलग से नौकर लगवा लीजिए और बनवाती रहिए उससे शाही खाना। अब मैं इस घर की सेहत के साथ और कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। बहू का 2 टूक जवाब सुनने के बाद अब शांति देवी के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था। 7:30 बजे तक बहू ने डिनर बनाकर तैयार कर दिया था। अभी से डिनर बनाकर टेबल पर भी लगा दिया तुमने? अभी तो मैं ऑफिस से घर आया हूँ, थोड़ा चाय नाश्ता तो करा दो। देखो अंगद, चाय का समय 5 बजे का होता है। अब डिनर का समय है, डिनर कर लीजिए। उसके बाद आधा घंटा बाहर वॉक करके आइए, 1 घंटा आराम से सबके साथ टाइम स्पेंड करिए और फिर सोने जाइए। सही रूटीन यही होता है। 8 बजे तक आप चाय पियेंगे, फिर 10 बजे डिनर करेंगे और उसके बाद ऐसे ही पेट फुलाकर सो जाएंगे, फिर रात भर गैस छोड़ेंगे।
कान खोलकर सुन लीजिए, मैं थक गई हूँ। अब मुझसे ये सब एक दिन भी बर्दाश्त नहीं होगा। या तो आप लोग अपनी आदतें सुधार लीजिए, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। अरे यार, छोटी सी बात के लिए क्या इतना सीरियस हो रही हो तुम तो ऐसा लग रहा है एकदम लड़ने के लिए मोर्चा संभाल कर बैठी हो। आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, इसीलिए बात यहाँ तक पहुंच गई है। अब बस, बहुत आप लोगों ने अपनी मनमानी कर ली। अब इस घर में सबकी सेहत का ध्यान रखने की जिम्मेदारी मैंने अपने हाथों में ले ली है। माँ जी से तो मुझे कुछ उम्मीद है नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा माँ जी ही तला भुना और भारी खाना बनाने के लिए कहती रहती है। बहू के कहने पर सभी लोग 8 बजे ही मन मारकर डिनर कर लेते हैं, लेकिन आदत बड़ी गंदी चीज होती है। लौकी की सब्जी से 2-2 रोटी खाने के बाद 10:30 बजे तक सबके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ भूख लग गई थी, क्योंकि देर रात खाना खाने की गंदी आदत जो पाल रखी थी। और वैसे भी मलाई कोफ्ता खाने वालों का लौकी की सब्जी से कहाँ चलने वाला था। रात में 10:30 बजे। बहुत देख लिया तूने अपनी मनमानी का नतीजा, इसीलिए मैं रात के समय हैवी खाना बनवाती हूँ। कम से कम इतनी लंबी रात होती है, आदमी चैन से सो तो सके। अब तेरी उस पानी जैसी लौकी की सब्जी खाकर 2 घंटे में भूख लग गई, और सिर्फ मुझे नहीं लग रही, तुम्हारे बाबूजी को भी भूख लगी है। अब बताओ, क्या पूरी रात भजन करें हम बैठकर? सास की बात सुनकर तुरंत उसका पति अंगद भी कमरे में से निकलकर बाहर आता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो मम्मी आप। अरे एक तो उस लौकी की सब्जी से ढंग से खाना नहीं खाया गया, और वो तो पेट में जाकर कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चल रहा। मुझे तो खुद भूख लगी हुई है। कहते कुछ बना दो, वरना ऐसे तो भूख से मुझे रात को नींद नहीं आने वाली। सबकी सब ढीठ है इस घर में। इन लोगों की आदत ऐसे नहीं सुधरने वाली। अरे डाइटिशियन ने तो कहा था कि रात में डिनर बनाने की जरूरत ही नहीं है, इनको सलाद और फ्रूट्स खिलाकर सुला दो। लेकिन मुझे पता था सलाद खाकर हमारे घर के लोगों को नींद कहाँ आने वाली है, इसलिए मैंने सबके लिए हल्की सी सब्जी और रोटी बनाई। और ये देखो, ये सब तो 10:30 बजे ही फिर से पेट पकड़कर मेरे सामने खड़े हो गए। क्या करूं, फिर से डिनर बनाना पड़ेगा क्या? ऐसे क्या मुंह बना रही हो यार? अच्छा चलो ठीक है, मैं ही बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। मम्मी आप क्या खाओगी? बेटा ऐसा कर, कुछ चटपटा सा खाने के लिए मंगवा दे, कढ़ाई पनीर सही रहेगा। मेरे लिए तो तू ड्राई मंचूरियन मंगा देना, स्पाइसी वाले, खाकर एकदम मूड फ्रेश हो जाएगा। बहू के मना करने के बाद भी पूरे परिवार ने बाहर से खाना ऑर्डर किया और देर रात को बैठकर खाया। फिर वही हुआ जो होना था। रात के 1 बजते बजते सास शांति को एक बार फिर से बदहजमी हो गई थी। ससुर जी पेट पकड़कर टॉयलेट में बैठे हुए थे। अरे जल्दी करो कीर्ति, माँ बाबूजी की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी से कुछ करो। खबरदार जो मेरी नींद खराब करने की कोशिश की तो। अगर इस घर में कोई समझदारी की बात सुनना नहीं चाहता तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसकी तबीयत खराब है और किसका पेट खराब है। 1 हफ्ता बीत गया था। लगभग हर रोज की यही कहानी थी। शाम के समय कीर्ति का हल्का फुल्का डिनर खाने के लिए सब हाँ तो बोल देते, लेकिन बेचारे अपनी आदत से मजबूर 2 घंटे के अंदर ही उन्हें भूख लग जाती और उसके बाद ऊट पटांग चीज खाकर वो अपनी सेहत और ज्यादा खराब कर लेते। कीर्ति भी अब रोज रोज की मुसीबत से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो एक बार फिर डाइटिशियन से इस समस्या का हल पूछने के लिए जाती है। तो आपके घर में सबको कुछ न कुछ चटपटा और हैवी खाने का शौक है, और इसी वजह से वो ज्यादातर मैदा, क्रीम और तेल वाली चीज खाना पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है इससे हेल्दी तो फिर पराठे ही होंगे। तुम डिनर में पराठे बना सकती हो। पराठे कम से कम आटे के होते हैं और उसके अंदर हेल्दी सब्जी स्टफ करके तुम अपनी मील को पहले से बेटर कर सकती हो। बस एक बात का ख्याल रखना, बहुत देर रात को इतना हैवी खाना नहीं खाना है, इसलिए ये पराठे तुम ना उन्हें रात होने से पहले खिला देना। 7:30 तक सबका डिनर हो जाएगा तो पराठे को डाइजेस्ट होने के लिए समय मिल जाएगा। डाइटिशियन से मिलकर आने के बाद शाम को 7:30 बजे जब कीर्ति ने बताया कि उसने डिनर में आज आलू के पराठे बनाए हैं तो परिवार में सभी लोग खुशी से उछल पड़े। अरे बहू, आज सूरज कौन सी दिशा से निकला था भाई, जो तूने खुद हमारे लिए पराठे बनाकर रख दिए। वरना तू तो रोज वही घिया तोरी परवल टिंडी बनाती है, जिसे देखकर इंसान की भूख मर जाए। ठीक है माँ जी, भटूरे और नान से तो पराठे बेहतर है ना। मैं आज से आप लोगों के लिए डिनर में पराठे ही बनाया करूंगी। बस शर्त एक है, आपको ये पराठे रात को 10 बजे नहीं बल्कि 7:30 बजे ही खाने होंगे और थोड़ी कसरत भी करनी होगी। और इस तरह अब घर में रोज शाम को बनने लगे थे गर्मा गर्म स्वादिष्ट पराठे।